तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि 1909 तक भारत शासन अधिनियम कैसा रहा। अब हम अगले चरण में देख रहे हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। इससे पहले 1919 का भारत हम इसको देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1909 में हुआ था ये कि मुस्लिम लीग था, उसको अलग प्रतिनिधित्व मिलने के कारण वो राजी हो गया था, अंग्रेज़ों के साथ यूँ कहे मिल गया था। लेकिन 1911 में ही जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने के बाद एक तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द हो जाता है, फिर मुस्लिम लीग का मोह भंग हो जाता है इसी वजह से। इसके अलावा 1913 का जब दौर होता है, जब मोहम्मद अली जिन्ना का एंट्री होता है, और वो कांग्रेस के इतने बड़े राष्ट्रवादी थे कि सरोजिनी नायडू ने भी उनको कहा था कि ये राष्ट्रीय एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुछ इस तरह का उनके बारे में कहा जाता था। कारण ये था क्योंकि उस समय जब मुस्लिम लीग बिल्कुल हिंदू जो वादी संगठन जैसे कांग्रेस थे उससे अपने अलग डिमांड रखते थे। ऐसे में ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बाद में पाकिस्तान की मांग करते हैं। हालांकि इस समय हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने लगे थे क्योंकि ये बिल्कुल ही राष्ट्रवादी थे। और इन्होंने क्या करा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी सदस्यता ली और मुस्लिम लीग की भी सदस्यता ली। ये दोनों ही अधिवेशन में भाग लेते थे। और इसके अलावा ये हुआ कि 1916 में इन्होंने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों को एक करा देते हैं, इन दोनों का समझौता करा देते हैं। इसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। और आप देखेंगे कि 1917 में एनी बेसेंट ने जो नरम दल और गरम दल 1907 ईस्वी में अलग हो गए थे, इन्होंने इनको भी एक कर दिया। तो ऐसे में ये हुआ कि दोनों लखनऊ जो समझौता हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग का, इन्होंने अपनी एक मांग रखी। इनकी मांग थी कि हम स्वशासन पे एक हो जाएंगे, हमें स्वशासन चाहिए। और इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वशासन की मांग करती है। और एक कहती है कि जो भारत परिषद जो यहाँ पे चल रहा है उसको रद्द किया जाए, भारत परिषद को यहाँ पे रद्द करा जाए। इसके अलावा जो भारतीयों की इसमें आधी भागीदारी रखी जाए, और जो भारत परिषद में नियुक्त होते रहे हैं जो गैर सरकारी सदस्य, उनकी जो कार्यकाल है वो 5 साल का करा जाए। और ये कहा गया है कि जो मुस्लिमों को केंद्रीय परिषद में उनको 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए, और अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात से सीटें दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्रांतीय विधायिका है उसमें 4/5 मेंबर निर्वाचित भारतीय होने चाहिए। और आप देखिए, ये जो लखनऊ पैक्ट की मैं बातें कह रहा हूँ, ये जो जितनी भी मैंने बातें अभी बता रहा हूँ, ये लखनऊ समझौते के
तहत ही मैं बता रहा हूँ, इसमें पहली बार कहा गया कि वयस्क मताधिकार दिया जाए। वयस्क मताधिकार ये लखनऊ समझौते में उस समय की सबसे बड़ी मांग थी। सभी सभी समुदाय हैं उनके लिए निर्वाचक मंडल का गठन करा जाए, इसी में कहा गया। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 20 अगस्त 1917 को इसके बाद घोषणा होती है जो अंग्रेज़ों द्वारा, तो उसमें क्या निकल के आता है, अभी इसको हम देखेंगे। जो 20 अगस्त 1917 का जो घोषणा आता है, इसमें कहा जाता है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। ठीक, शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी होगी और स्वशासन वाली स्वतंत्र संस्थाओं का विकास किया जाएगा। इसमें ये 3 चीज़ें कही गई हैं कि उत्तरदायी शासन, और शासन की प्रत्येक शाखा, यानी प्रत्येक शाखा का मतलब हो गया कि जो गवर्नर जनरल का कार्यपालिका परिषद है और जो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त होकर आ रहे हैं केंद्रीय विधान परिषद में, उसमें और प्रांतों में और केंद्र में दोनों ही लेवल के हर एक शाखा पे इनकी जो भागीदारी सुनिश्चित की जाए और स्वशासन वाली स्वतंत्र संस्थाओं का विकास किया जाए। ये 1917 की घोषणा की जाती है। और आप देखेंगे कि यही जो दौर है जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है 1914 से 1918 के बीच, और इसलिए मजबूरवश कुछ रियायत देनी पड़ रही है अंग्रेज़ों को। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका 1919 में प्रावधान क्या आया। तो देखिए, इसमें प्रावधान ये किया गया 1919 में कि जो इंग्लैंड के में जो यहाँ पे कहा गया था कि अभी लखनऊ पैक्ट में कि जो भारत परिषद है उसको ख़त्म करा जाए, तो उन्होंने भारत परिषद जो वहाँ पे है उसको ख़त्म कर देंगे और उसके जगह पे भारत का उच्चायुक्त पद एक बना देंगे। यानी कि भारत का उच्चायुक्त पद का सृजन करते हैं। ठीक, और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का एजेंट होता है। और देखेंगे कि जो भारत सचिव होता था उसका पैसा अब ब्रिटिश फंड से आने लगेगा। जो भारत सचिव होता है जो कि वायसराय की नियुक्ति करता है और उसकी जो एक बोर्ड होती है सलाहकारी बोर्ड, और वहीं जो ब्रिटेन में रह के, यानी 5 कमरे में, ऐसा कहा जाता है कि 5 कमरे में रह के ही इतने बड़े साम्राज्य पे ब्रिटिश नियंत्रण करते थे और उसका देख रेख वहाँ के जो सचिव होता था, भारत सचिव, वही करता था। तो अब कहा गया 1919 में कि जो भारत सचिव होगा उसका पैसा ब्रिटेन देगा, लेकिन जो भारत का उच्चायुक्त पद बनाया गया इसका पैसा तो फिर इंडिया ही दे रहा है। यानी कि घुमा फिरा के कान अभी पकड़ रहे हैं। इसमें और देख रहे हैं कि और क्या केंद्रीय स्तर पर क्या बदलाव आता है। तो हम देखेंगे जो कार्यपालिका परिषद है, जो कार्यपालिका परिषद, आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इस वाली चीज़ में आपको बता रहा, देखिए जो केंद्रीय परिषद होती है उसमें तो एकल व्यवस्था करा जाता है, लेकिन प्रांतीय परिषद में क्या करा जाता है कि 2 तरह की व्यवस्थाएं करी जाती है। एक जो गवर्नर जनरल होता है, इसके अधीन आरक्षित विषय कर जाता है और हस्तांतरित विषय, और इसमें करा जाता है कि जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे रक्षा, विदेश एवं संचार, इसके अलावा राजस्व से संबंधित चीज़ें इसको गवर्नर जनरल को आरक्षित कर दी गई। और जो इसके और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उसमें भी गवर्नर जनरल को कर दिया गया। यानी इस तरह प्रांतों में
यहाँ प्रांतों के स्तर पे द्वैध शासन ला दिया गया। इसमें प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान कर दिया जाता है और इसके अंतर्गत ही हम देखेंगे कि पहली बार जो कार्यपालिका परिषद में एक सदस्य जोड़े गए थे 1909 में सत्येंद्र सिन्हा को कार्यपालिका परिषद में जोड़ा जाता है। और जब हम इससे पहले भी देख रहे थे कि जो 1862 में 3 लोगों को जोड़ दिया गया था तो वो केंद्रीय विधान परिषद में जोड़ा गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और एक थे सर दिनकर राव। इन लोगों को केंद्रीय विधान परिषद में जोड़ा गया। लेकिन 1909 में एक लोगों को सत्येंद्र सिन्हा को जोड़ा गया था कार्यपालिका परिषद में, जो कार्यपालिका परिषद था गवर्नर जनरल का, क्योंकि मुख्य रूप से यही चीज़ों को संभालता था, देखता था। और हम अब देख रहे हैं कि अब इसमें 3 भारतीयों को रखा जा रहा है। और हम आगे ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे यही जो व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था इसमें ला दी जाती है केंद्रीय स्तर पे। एक राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद हम देखेंगे कि जिसे देखिए प्रांतों में द्वैध शासन लाई जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रांतों में द्वैध शासन लाई जाती है और जो केंद्रीय व्यवस्था है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। इसको आप राज्यसभा और लोकसभा ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से कर दिया जाता है। और इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद में है तो और भी लोगों को, और भी संख्या इसका बढ़ा दिया जाएगा। देखेंगे केंद्रीय विधान परिषद में 41 नामांकित और 104 निर्वाचित हो जाएंगे। और राज्य विधान परिषद में इसमें 26 नामांकित और 34 निर्वाचित हो जाएंगे। हालांकि अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आप ये समझिए कि इसमें और भी जो सीटें थी और भी संख्या था, तो इसको बढ़ा दिया गया। एक महत्वपूर्ण चीज़ और इसमें जानेंगे कि जब 1909 में मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, 1909 में मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें सिख, ईसाई, इन लोगों को भी अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो ऐसे हम देखेंगे। अब इसका देखिए जो केंद्रीय विधायिका की शक्ति क्या होगी, जो यहाँ पे केंद्रीय विधायिका है उसकी शक्ति क्या होगी, पूरे भारत के लिए ये विधान बनाएंगे। वर्तमान कानूनों में संशोधन भी कर सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे कि पहली बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई थी इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो हम इस चीज़ को भी याद रखेंगे। लेकिन जो केंद्रीय विधायिका की शक्ति है तो इसकी सीमाएं क्या हैं। केंद्रीय विधायिका देखिए बना तो दिया गया, लेकिन इसकी सीमाएं क्या क्या रह गई इसको मैं बता रहा। देखिए इसकी ये सीमाएं रहेंगी कि जो गवर्नर जनरल से पूर्व सहमति के बाद ही संशोधन, निरस्त, जो भारतीय राज्यों से संबंध या जो रेवेन्यू, रक्षा आदि से संबंधित चीज़ें हैं, इनके बारे में केंद्रीय विधायिका जब गवर्नर जनरल से पूर्व सहमति प्राप्त कर लेगी तभी इन चीज़ों पे कुछ भी कर सकती है। और इसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उसको वीटो शक्ति भी प्राप्त है। तो जो बिना सहमति कानून को मतलब कि नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा वीटो शक्ति के माध्यम से ये रोक भी देगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बजट है, देखिए बजट संबंधी इसमें जो चर्चा करने के लिए तो ला दिया गया था 1892 में भी, 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इस पे चर्चा की अधिकार 1919 में दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि बजट पे चर्चा परिचर्चा का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम में दिया जा रहा है। ठीक।
और बाकी चीज़ें तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो विधायी परिषद है, प्रांत में जो बदलाव करे जाते हैं, तो उसमें जो विधायी परिषद है तो हम देखेंगे कि इसमें महिलाओं को पहली बार मताधिकार की सुविधा दी जाती है। हालांकि यह जो सीमित लेवल पे ही किया जाता है। फिर पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की ही बात की जाती है। इससे पहले आप देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव की बात नहीं की गई थी, सीमित ही लेवल में महिला मताधिकार की बात की जाती है। और पहली बार इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव की बात की जाती है। इससे पहले प्रत्यक्ष चुनाव की बातें नहीं होती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हो गई, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आ गया, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में 3 भारतीय जोड़ दिए गए और पहली बार उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई, जो कि केंद्र में नहीं प्रांतों में सीमित मात्रा में मिल सकता है। और लंदन में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का पद का सृजन किया जाता है। और 1919 में एक और था कि हम धीरे धीरे नेतृत्व देंगे यहाँ की सरकार को, प्रतिनिधित्व का दावा उन्होंने करा कि हम प्रतिनिधित्व यहाँ पे प्रदान करेंगे। और इसके लिए हमने जो चीज़ें बनाई हैं 10 साल बाद हम चेक करने आएंगे कि 1929 तक इन सब चीज़ों का क्या परिणाम हुआ। हालांकि कुछ रीजन के कारण, यानी कि ब्रिटेन में जो चुनाव हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जो करंट गवर्नमेंट थी कि दूसरे की दल की सरकार आएगी, ऐसे में उन्होंने 1927 में ही साइमन कमीशन आया है यहाँ पे देखने के लिए कि जो भी संवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं उससे यहाँ पे क्या बदलाव आया। और इस जांच में जो 7 सदस्य थे, ये टोटल ही जितने भी इसमें मेंबर थे सब अंग्रेज थे। इसके लिए विरोध करा गया था और इसमें आप देखेंगे लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगती है और उनका डेथ हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम आपने देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो देखिए, पृष्ठभूमि ये रही थी कि 1927 ईस्वी में ही, चूँकि ब्रिटेन में शासन अब दूसरे दल के खेमे में जाने वाला था, इसको देखते हुए वहाँ पे कुछ जो दलों द्वारा ये चाल चला गया था कि वहाँ पे इन्होंने 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन करते हैं। ये 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन करते हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि इसमें टोटल ही मेंबर अंग्रेज होते हैं। ऐसे में दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया जाता है। मद्रास अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 1917 में वायसराय की घोषणा की गई कि उसमें कहा गया था कि भारत में डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने की संवैधानिकता का विकास की परिणति होगी, ऐसा कहा था उन्होंने, वायसराय ने 1917 की घोषणा में। और इसमें ऐसा देखा गया कि कुछ टोटल यहाँ पे अंग्रेज ही हैं साइमन कमीशन में मेंबर, और इसके अलावा इन्होंने कुछ डोमिनियन स्टेटस देने की बात ही नहीं की। और ये भी देखा गया कि जो द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की गई थी, तो ये भी कुछ नहीं हो रहा था। तो इसके अलावा हम और भी देखेंगे कि 1930 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, 1927 में गठन हुआ था, 1930 में जब साइमन की कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ भी
कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था जिससे कि यहाँ के लोग खुश हों। तो ऐसे में इन्होंने, जो यहाँ के लोग थे, इन्होंने सिरे से इसको नकार दिया था। और यही जो समय था जब बर्किनहेड ने कहा था कि अगर इतना ही इन भारतीयों में है क्षमता तो ये अपना संविधान खुद बना लेना। तो ऐसे में 1927 के बाद से ही 28 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। यहाँ नेहरू रिपोर्ट का आशय है, इसमें मोतीलाल नेहरू की अहम भागीदारी थी। क्योंकि जब चैलेंज दिया जाता है बर्किनहेड के द्वारा कि यहाँ के लोग खुद अपना संविधान अपने ही भारतीय लोग खुद बना ले, तो ऐसे में सर्वदलीय सम्मेलन होता है और सभी दल मिल के आपस में इस चुनाव को, इस मतलब की चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एक कम ही समय में एक बेहतर संविधान बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मूल अधिकार और एक डोमिनियन स्टेटस की मांग और बहुत ही अच्छे जो प्रावधान हो सकते थे, उन्होंने ऐसा करा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब इस चीज़ों से भी बात नहीं बनी तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, जब डोमिनियन स्टेटस नहीं दी जाती है तो जे.एल. नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। और पूर्ण स्वराज का आशय अब था कि हम किसी भी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहेंगे, हमको हमारी राजनीतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वराज जो बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था, उससे और इसकी अहमियत बिल्कुल डिफरेंस है। जो बाल गंगाधर तिलक का पूर्ण स्वराज था तो वो डोमिनियन स्टेटस था। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तो इसमें इसकी पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया, आशय हो गया कि हम पूरी तरीके से अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होंगे। और हम देख रहे थे कि अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी तक अंग्रेज़ और ब्रिटिश किसी एक बात पे इनकी बन नहीं पा रही है और चीज़ें तितर बितर होती जा रही हैं। ऐसे में गोलमेज जो सम्मेलन हो रहे थे, उसमें अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि भारतीयों को बुला के इसमें उनको भी भागीदार बनाना चाहिए। हालांकि यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के राष्ट्रवादी लोग थे, उनकी भावनाएं नहीं मतलब मिल रही थी और जो चीज़ों का डिमांड कर रहे थे वो नहीं फुलफिल हो रहा था। ऐसे में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी भाग नहीं लेते, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी सदस्य नहीं भाग लेते हैं। हालांकि जो अंबेडकर हैं और जिन्ना है, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। 30, 31, 32 ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में जिन्ना और अंबेडकर भाग लेते हैं, लेकिन गांधी जी भाग नहीं लेते। ऐसे में गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से कुछ हद तक इनको मनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में गांधी जी मानते हैं और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि कोई अच्छा निर्णय नहीं निकल पाया और यही जो समय है जब पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट का आशय है कि इस समय जो 1919 में हमने देखा कि 1909 में जब मुस्लिम लीग ने अलग प्रतिनिधित्व का मांग करा, ईसाई और सिखों ने भी 1919 में अलग प्रतिनिधित्व का मांग करा और इस समय अंबेडकर ने भी दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का मांग कर दिया। ऐसे में गांधी जी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन करने लगे, जिसको बाद में अंबेडकर जी ने एक्सेप्ट करा और मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पे साइन करा और उनकी एक सहमति बनी कि ठीक है, हमें कुछ रियायत चाहिए, बाकी मैं अलग प्रतिनिधित्व का मांग नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं कि जो 1935 का शासन अधिनियम था उसका प्रावधान क्या किया गया। तो इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई।
इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की जाती है। हालांकि सभी जो राजे रजवाड़े वाले एरिया था वो इसमें शामिल नहीं हुए, तो ये विफल हो गया था। इसके अलावा जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसकी कमी ये थी कि केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया और यही समय है जो प्रांतों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं और इनके सलाह पर ही गवर्नर काम करेगा। और गवर्नर के पास हालांकि जो स्पेशलिटी थी जो उसी के पास थी, जैसे शांति सुरक्षा को खतरा, मॉनिटरी इशूज आदि में उथल पुथल की स्थिति में भी गवर्नर जनरल अपने जो स्वच्छंद रूप से अपना निर्णय ले सकता है। और इसके अलावा देखेंगे कि जो संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ये रियासत जब इसका अधिग्रहण नहीं हो पाता है तो अखिल भारतीय फेडरेशन नहीं बन पाता है। इसके अलावा यही समय है जब राज्य सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची सभी विषयों को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। और हालांकि आपात की घोषणा के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रांतीय सूची पर भी कानून बनाए जा सकते थे, तो इस समय हम देख रहे हैं इसको। और जो संघ सूची के 2 भागों में बांट दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था। और इसके अलावा हम देखेंगे जो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या वापस से फिर से बढ़ा दी जाती है। जो संघीय विधान परिषद हो या राज्य परिषद हो, इसमें जो संख्या है बढ़ाई जाती है और आगे चल के यही जो राज्यसभा और जो लोकसभा है इसी के रूप में आपको विकसित होते हुए देखेंगे। और इसमें एक और करा गया कि आरबीआई की स्थापना का प्रावधान इसी में करा गया, जिसको बाद में हम देखेंगे कि आरबीआई का गठन होता है और संघीय न्यायपालिका का भी इसी में स्थापना करने की बात की जाती है। संघीय न्यायपालिका का गठन करने का भी प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें जैसे देख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जब हम अपने संविधान की बात करते हैं, आज के वर्तमान के संविधान की, तो हम कहते हैं कि लगभग बल्क में यानी कि 70-80% या यूँ कहें कि 75% चीज़ें हम इसी से उठा लिए हैं। कहा जाता है कि हम 1935 के अधिनियम को ही एक्सेप्ट कर लिए हैं या इसलिए हमारा संविधान उधार का थैला बन के रह गया है। तो इसकी अहमियत आप देख सकते हैं कि ये भारी भरकम बहुत ज़्यादा शोध और बहुत चीज़ों को मर्ज करके बनाया गया था, तो इसकी अहमियत अपने आप में है। और यही जो समय है जो बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा जो उड़ीसा को नया प्रांत बनाया जाता है और सिंध को भी नया प्रांत बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि 1936 में उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का गठन कर दिया जाता है और सिंध का भी गठन इसी एक्ट के बाद हुआ था। और हम देख रहे हैं इसमें और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, हालांकि केंद्र स्तर पे द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया, फिर भी हम इसकी कमियां अगर देखेंगे 1935 के शासन अधिनियम की कमियां हम देखेंगे कि जो डोमिनियन स्टेटस का इसमें मेंशन नहीं था। डोमिनियन स्टेटस का इसमें मेंशन नहीं किया गया था। प्रस्तावना जो 1919 में प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था, इसमें प्रस्तावना नहीं किया गया था। और जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें हमने देखा था कि मूल अधिकार को शामिल किया गया था, जबकि इसमें शामिल नहीं किया गया। और इसकी एक कमी और थी कि जो द्वैध शासन का व्यवस्था था
उसको प्रांतों से हटा के केंद्र में लागू कर दिया गया। और अभी भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। यानी कि हम जो विधान परिषद है और जो राज्य परिषद है, जो कि पहले कहा गया था 1919 में कि जो हर एक लेवल पे स्वायत्ता दी जाएगी, वो कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। हम लास्ट में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे रहे हैं। ऐसे में ये जो 1935 का अधिनियम था, तो ये भी भारतीयों ने इसको भारी भरकम बोझ कह के और बहुत सारा ब्रेक के साथ एक भारी भरकम संविधान दिया गया, ऐसे कह के इसको टाल दिया गया था। तो आगे हम देखेंगे कि 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम कैसे आया है और उसके क्रम में जो चीज़ें हुए उसको हम देखते हुए चलते हैं।